हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई रियली विश एंड प्रे एंड होप दैट योर preparations for next year exam is going absolutely correct. Friends, I am here with a very important economic development which has been discussed in the Indian Express in the explained section by a very famous economist Udit Mishra, और द हिंदू न्यूज़पेपर में भी सेम 31 जुलाई को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर न्यूज देखने को मिला। अब ये फ्रेंड्स न्यूज क्यों आया है? बिकॉज आईआईपी का जो डेटा है वो सामने आया है फॉर द जून मंथ 2026। जून 2026 का आईआईपी डेटा एनएसओ ने रिलीज किया, विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये फ्रेंड्स डेटा जो है वो जून 2026 का है और ये डेटा को पब्लिश किया गया था 29 जुलाई को। और ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि जो आईआईपी का डेटा है वो 28 दिन के लैग से आता है। मतलब इट कम्स विद अ डिले ऑफ 28 डेज, बिकॉज दिस इज द डेटा फॉर जून और ये जून का डेटा 29 जुलाई को आया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आईआईपी का डेटा एनएसओ रिलीज करती है जो मॉस्पी के अंदर काम करती है और ये 28 दिन के लैग से आता है। अब इस आईआईपी के डेटा में ऐसा क्या देखने को मिला जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला? ऑल्दो आईआईपी का डेटा मंथली आता है, बट जिस तरीके का कवरेज आईआईपी का डेटा इस बार देखने को मिला, दैट क्लियरली शोज दैट दिस टाइम समथिंग was very very surprising which none of the economists imagine. अब क्यों ये बहुत सरप्राइजिंग डेटा है? बिकॉज जून 2026 में जो आईआईपी का डेटा आया है उसमें जो ग्रोथ देखने को मिला है इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7.3% का। मतलब ये जो आईआईपी का वैल्यू है एज कंपेयर टू जून 2025, एज कंपेयर टू जून 2025 इस आईआईपी में 7.3% का इंक्रीमेंट देखने को मिला ओवर जून 2026। ये याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है दैट जून 2026 में जो आईआईपी का डेटा आया है, ये जो ग्रोथ रेट है 7.3% का, दैट बेसिकली मींस दैट आईआईपी हैज ग्रोन इन जून 2026 बाय 7.3% ओवर मई 2026। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये डेटा हमेशा जब भी आप इकोनॉमी में कंपेयर करते हैं तो यू कंपेयर विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो जून 2026 में आईआईपी वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 7.3% एज कंपेयर टू जून 2025। अब ये डेटा क्यों बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था? बिकॉज आफ्टर 23 मंथ वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द हाईएस्ट आईआईपी, राइट? 23 मंथ का हाई आईआईपी ने अचीव किया है और इसीलिए ये और सरप्राइजिंग हो जाता है बिकॉज नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज एग्रीकल्चर सफरिंग फ्रॉम एल नीनो, द मिडिल ईस्ट वॉर इज एस्केलेटिंग डे बाय डे। सो नन ऑफ द पीपल इमेजिन दैट आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसका बैरोमीटर आईआईपी से गेज किया जाता है, दिस इज गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल। सो दैट क्लियरली शोज कि इंडिया की इकोनॉमी एट प्रेजेंट इज डूइंग रेजिलियंट, इज डूइंग absolutely fine, because जिस तरीके का डेटा आया है that clearly talks about that particular thing. अब फ्रेंड्स, आईआईपी के इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जाने के पहले आपको मैं बता दूं कि आईआईपी से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बिकॉज बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आया है। अगर आप इस चैनल पर पिछले एक महीने का मेरा वीडियोस देखे होंगे तो लगभग 3 वीडियोस मैंने इस टॉपिक से बनाया है। सबसे पहला वीडियो है जहां पे मैंने आईआईपी के बारे में बात किया था। लास्ट मंथ भी आईआईपी 5 मंथ हाई पे आया था, दैट was again something which was unexpected. फिर मैंने एक करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पे आईआईपी का जो एक छोटा सा इंडेक्स है जिसमें कोर इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं, विच इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, इसमें भी बेस ईयर को अपग्रेड किया गया था और भारत का एक सबसे नया इंडेक्स लॉन्च किया गया था, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। सो जस्ट लाइक आईआईपी ट्रैक्स हाउ आवर इंडियन इंडस्ट्रीज आर परफॉर्मिंग, सिमिलरली आईएसपी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मंथली इंडेक्स हु इज गोइंग टू ट्रैक हाउ प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द सर्विसेज सेक्टर। सो ये अगेन एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था। तो इस पूरे टॉपिक से, वो चाहे आईआईपी हो, आईसीआई हो, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, या आईएसपी हो, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, यहां कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसीलिए इन वीडियोस को भी आप जाके रेफर कर सकते हैं अगर आपने मेरे ये वीडियोस को नहीं देखा है तो। अब फ्रेंड्स, इस आईआईपी डेटा जो जून 2026 का आया है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आईआईपी डेटा जो है वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईआईपी का जो बेस ईयर है वो आपको
मैंने बताया है चेंज हो चुका है। अब आईआईपी का जो नया बेस ईयर है वो 2022 2023 है। तो ये जो आईआईपी का डेटा आया है ये उस अपडेटेड बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है और इस आईआईपी के डेटा में 7.3% का ग्रोथ देखने को मिला इन जून 2026 ओवर जून 2025। और ये जो एक 7.3% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इट वाज हाईएस्ट इन द पास्ट 23 मंथ। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव मंथ से लगातार आईआईपी जो है वो बढ़ रहा है। दैट अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में आप देख सकते हैं कि जब ये वाला महीना ये महीना है आपका मार्च का, मार्च में आप देख सकते हैं आईआईपी में एक बहुत मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला था फ्रॉम 4.4% ग्रोथ रेट टू 3% ग्रोथ रेट। नाउ What was the reason? The reason was absolutely 28th February के बाद से मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो चुका था एंड दैट्स व्हाई द डेटा वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट अगेन आवर इकोनॉमी बाउंस बैक 4.9% पे हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिला। देन इट इफेक्टिवली स्टैग्नेटेड टू 5%, बट दिस यू कैन सी फ्रॉम 5 to 7.3, दिस इज व्हाट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लास्ट टाइम जब इतना कुछ अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला था दैट वाज समथिंग वे बैक 2 साल पहले। आप देख सकते हैं ये लगभग जुलाई 2024 में कुछ इस तरीके का डेटा देखने को मिला था। तो ये जैसे मैंने कहा इट वाज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक एंड सरप्राइजिंग बिकॉज एक तरफ इकोनॉमी के ऊपर स्केप्टिसिज्म है, पीपल आर क्वेश्चनिंग इकोनॉमी, but on the other hand the IIP data is speaking something else. Now let's try to analyze इस IIP data को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि IIP का जो डेटा NSO रिलीज करती है ये दो तरीके से रिलीज करती है। पहला आईआईपी का डेटा जो है वो सेक्टोरल आईआईपी है जहां पे इंडिया की इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको 4 सेक्टर्स में बांट दिया जाता है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ दीज 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर which sector is doing fine, which sector is underperforming, so that the government can take calibrated targeted action specific to that sector. तो इसीलिए पहला जो आईआईपी का डेटा आता है जिसको हम लोग सेक्टोरल आईआईपी कहते हैं, जिसमें आप इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको 4 डिफरेंट सब सेक्टर्स में बांट देते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में बताया था कि जो नया आईआईपी इस साल आया है उसमें एक तो बेस ईयर को चेंज किया गया है 2022-2023 और इस नए आईआईपी में 4 सेक्टर्स हैं। इसके पहले के आईआईपी में केवल 3 सेक्टर्स हुआ करते थे। दिस इज द लेटेस्ट न्यू सेक्टर विच हैज बीन एडेड इन दिस सेक्टोरल आईआईपी। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स जून 2026 का परफॉर्मेंस तो एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई जो है इट हैज रियली प्लेड अ लार्ज रोल। सेकेंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग हैज डन ऑल्सो वेरी वेल। वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट हैज डन गुड, बट समथिंग वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग विच इज माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये भारत का हमेशा से एक वीक सेक्टर रहा है दैट डिस्पाइट हैविंग अ ह्यूज मिनरल रिजर्व भारत की माइनिंग सेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा पुअर काम करती है। आपने देखा कि कैसे आज भारत की क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक ह्यूज डिपेंडेंस है। क्रूड ऑयल को लेकर 90% हमारा बाहर के ऊपर डिपेंडेंस है। सो दैट अगेन इज अ वेरी परसिस्टेंट प्रॉब्लम विच वी सी इन द माइनिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है जिसके बारे में बात करेंगे आगे जाकर इस वीडियो में। आईआईपी का जो डेटा आता है, जो दूसरा डेटा आता है वो यूज बेस्ड डेटा आता है। अब इसमें बेसिकली हम लोग सेक्टर्स को ट्रैक नहीं करते हैं, बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनाए जाते हैं उन गुड्स का यूज कैसा है, उन यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सेकेंड आईआईपी का डेटा आता है। फॉर एग्जांपल पहला जो गुड्स है वो प्राइमरी गुड्स है। आपको पता है कि दीज आर द प्राइमरी गुड्स बिकॉज यही प्राइमरी गुड्स एज अ रॉ मटेरियल दे आर बीइंग गोइंग टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू प्रोड्यूस समथिंग। तो पहला जो गुड है वो प्राइमरी गुड है। इसके प्रोडक्शन को ट्रैक करते हैं कि क्या इंडिया की इकोनॉमी में प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं प्राइमरी गुड्स आर सोर्स फ्रॉम नेचर सच एज मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज्ड इन इंडस्ट्री। फिर हम लोग दूसरा जो गुड देखते हैं वो है आपका कैपिटल गुड। कैपिटल गुड दे आर नोन एज मैन्युफैक्चरर गुड्स, राइट। ये हो गए आपके ट्रैक्टर हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, तो ये हमारे कैपिटल गुड होते हैं। कैपिटल गुड बेसिकली कैसे गुड होते हैं विच फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मान लो चिप्स बनाना है तो चिप्स को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए तो मशीन इज वन ऑफ द कैपिटल गुड विच इज हेल्प टू क्रिएट चिप्स फॉर अ
significant period of time. Then intermediate goods आपका हो गया, for example cheese which you are using to make pizza. तो चीज जो है वो intermediate good है. ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, intermediate good और capital good पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. Although intermediate good को भी यूज करके manufactured good बनाया जाता है, कैपिटल गुड्स जो हैं लाइक मशीन, उसको भी यूज करके फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं. बट द डिफरेंस इज दैट इंटरमीडिएट गुड इटसेल्फ गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस. फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा बना रहे हैं चीज यूज करके, तो चीज इटसेल्फ गेट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, चीज लूजेस इट्स आइडेंटिटी. लेकिन अगर आप चीज को बना पिज्जा को बना रहे हो एक माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव इज अ कैपिटल गुड जिसके थ्रू आप बार बार पिज्जा बनाओगे, बट माइक्रोवेव इटसेल्फ इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस. सो although intermediate good and capital good both facilitate the production of goods and services, but unlike intermediate good which completely gets consumed in that process of production, it loses its identity, it takes completely a different existence, a different shape. Capital good retains as it is, वो machine ही रहेगा. Capital good does not get consumed in the process. So ये NCERT में भी इस difference के बारे में अच्छे से बात किया गया है. Then infrastructure construction goods आप समझ ही सकते हैं. फिर ये कंजम्पशन गुड्स हैं जो आम आदमी खरीदता है, वो चाहे मिल्क हो गया, बिस्किट हो गया, टीवी हो गया, कार हो गया. इसमें से वो गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ 3 साल से कम है उनको नॉन ड्यूरेबल्स कहते हैं. और लाइक टीवी, कार, ये तो आप 3 साल से ज्यादा के लिए खरीदते हो, तो ये हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो जाएंगे. इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का या कैपिटल गुड्स का. इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है. सो दैट अगेन शोज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमेशा से उतनी अच्छी परफॉर्मिंग नहीं रही है, दैट इज रियली शोइंग समथिंग वेरी कैरिज्मेटिक. 14.23% का ग्रोथ, दैट इज समथिंग गुड. सो लेट्स नाउ, व्हाट आर द मेजर टेकअवेज इस पूरे डेटा को देखकर क्या हमें इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर समझ में आता है. माय फर्स्ट टेकअवे विल बी दैट दिस आईआईपी डेटा इज रियली अ प्लीजेंट सरप्राइज, बिकॉज जिस तरीके की आज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, वो चाहे डेफिशिएंट मॉनसून है, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, बैक टू बैक बहुत सारे इकोनॉमिक हेडविंड्स आ रहे हैं, उस समय कमिंग टू दिस आईआईपी डेटा दैट रियली गिव्स अ होप that our economy has been able to successfully somehow maintain that resilience, that unbreakability. My second takeaway is कि इस जो आईआईपी का डेटा है इसमें जो 7.3% का ग्रोथ देखने को मिला है, इसके दो रीजन है. पहला रीजन है, एक तो ये जो डेटा है जो हम जून 2025 से कंपेयर कर रहे हैं, तो जून 2025 का जो डेटा था इट वाज अ वेरी लो पेस, जिसकी वजह से जब इस डेटा को कंपेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली द परसेंटेज ग्रोथ विल बी हायर. सो यहां पे एक बेस इफेक्ट का फिनोमेना भी देखने को मिला है. क्या आपको बेस इफेक्ट के बारे में पता है फ्रेंड्स? अगर आप नहीं पता तो कमेंट बॉक्स पे डालिएगा. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मे बी यू कैन सर्च और मे बी यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई कैन आंसर एंड लेट यू नो व्हाट इज बेस इफेक्ट. तो इस पर्टिकुलर डेटा में कुछ हद तक बेस इफेक्ट देखने को मिला है. अब बेस इफेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा. और दूसरा कि really our industrial sector at this moment of time, despite some problem, they have done well. तो एक तो it was a matter of luck because of this base effect, but second it clearly shows that industrial sector is witnessing resilience. खासकर जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक एक्सेलरेशन देखने को मिला है, आपने देखा 14.23% जो कैपिटल गुड्स हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव. और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना अच्छा काम करना, दैट क्लियरली शोज कि आज डिमांड जो है वो इकोनॉमी में है, एंड दैट डिमांड इज कमिंग फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक सेक्टर एज वेल एज द एक्सटर्नल सेक्टर. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरी पेन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आई विल ओनली प्रोड्यूस पेन यूजिंग ऑल द कैपेसिटी ऑफ माई फैक्ट्री जब तक इकोनॉमी में डिमांड रहेगा. अदरवाइज अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, देयर ऑलवेज अ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. बट जिस तरीके का डेटा है, दैट क्लियरली शोज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं, दे आर फंक्शनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी. यहां पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है जो बहुत समय से प्रॉब्लम रहा है. इनफैक्ट आप देख सकते हैं उदित मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा कंपैरेटिव चार्ट बनाया, जहां पे पिछले कुछ क्वार्टर्स का जो डेटा है, जैसे सबसे लेटेस्ट जून क्वार्टर, फिर मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, उन सभी क्वार्टर के डेटा को एनालाइज किया. तो आप देख सकते हैं कैपिटल गुड जो है उसमें पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार तेजी देखने को मिल रहा है, विच इज गुड थिंग. एक जगह जहां पे परसिस्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो है प्राइमरी गुड्स. मतलब अगेन प्राइमरी गुड्स का मतलब यहां पे वो माइनिंग से रिलेटेड है. तो माइनिंग तो मैंने पहले ही कहा
रहा कि इंडिया में प्रॉब्लम में है। कैपिटल गुड्स में पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार परफॉर्मेंस अच्छा है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम डूइंग गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड इज ऑल्सो डूइंग एवरेज, और ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज गवर्नमेंट का इस समय एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पुश है। जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंजम्पशन गुड्स में प्रॉब्लम है। 1.82% से कंजम्पशन गुड्स में ग्रोथ है, 0.83%। तो ये एक बहुत चिंता की विषय थी कि आखिरकार कंजम्पशन गुड्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बिकॉज कंजम्पशन गुड्स का अगर नहीं बढ़ रहा है, विच क्लियरली शोज पीपल डोंट हैव मनी, और पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर। देखिए, मैं आपको पैसे दे दूं, आप जॉब करते हैं, बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वेयर योर जॉब इज गोइंग टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ एआई और नॉट, और वेदर योर इनकम इज ग्रोइंग मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आप इन अनसर्टेनिटी से गुजरोगे तो यू विल सेव मोर rather than you will spend more। तो एक चीज जो है कि सरकार जो है जो इकोनॉमी है उसमें जो कंजम्पशन गुड्स का ग्रोथ रेट है वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी ये जो डेटा आया है इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो 7% से ग्रो किए हैं, और नॉन ड्यूरेबल्स भी 6 मंथ हाई पे ग्रो किए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स था जो 0.83% से लास्ट क्वार्टर में ग्रो किया था, दिस टाइम इट हैज ग्रोन बाय 3.83%। मतलब कंजम्पशन में भी एक तरीके का रिकवरी देखने को मिल रहा है। टेक अवे 3, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स अगेन अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। यू ऑलरेडी नो गवर्नमेंट का इस समय बहुत मैसिव फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑलरेडी फोकस है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर 25 मंथ के हाई पे रहा जून में। ऑब्वियसली जिस तरीके का हीट वेव देखने को मिला था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ये एक्सपेक्टेड था। माइनिंग सेक्टर में अगेन परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ हद तक जो पिछले कुछ महीने से माइनिंग सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मॉनसून में माइनिंग बिकम्स डिफिकल्ट, और हमेशा से ये एक टेम्पररी इवेंट रहा है। मे बी वी होप दैट मॉनसून के बाद माइनिंग सेक्टर अगेन रिवाइव्स, बट ये कुछ अच्छे चीजें हो गई। इकोनॉमी हैज डन वेल, इकोनॉमी हैज डन रेजिलियंट, बट दिस इज नॉट अ मोमेंट टू cheer, this is not a moment to celebrate, because as of now the economic headwinds are there and hence we need to be very very cautious, क्योंकि मॉनसून डेफिशिएंसी बड़ी है। मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस आर अगेन ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड। उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक सेटबैक आ सकता है। जो प्राइवेट पर्संस, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डीले कर सकते हैं। जो आम जनता है, जो जहां पे ऑलरेडी कंजम्पशन का प्रॉब्लम आ रहा था, आम जनता इस पूरे अनसर्टेनिटी की वजह से, और खासकर अगर एल नीनो होता है तो उससे जो रूरल इंडिया है, जहां पे इंडिया के 2/3 लोग रहते हैं, वहां पे भी डिमांड कम हो सकता है। पीपल माइट बी गोइंग टू गो फॉर more saving rather than consumption, और जब ज्यादा लोग सेव करते हैं तो ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट और द डिमांड इन द इकोनॉमी कम्स डाउन। इसीलिए इस समय इकोनॉमी जो है इट हैज डिस्प्लेड रेजिलियंस, बट क्या आने वाले समय में करेगा, दैट इज स्टिल अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इसीलिए गवर्नमेंट का इस समय जो फोकस होना चाहिए, जिस तरीके से एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल ट्रबल, एक्सटर्नल चैलेंजेस आर कमिंग, व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को और रेजिलियंट बनना पड़ेगा। हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर अपने रिलायंस को कम करना पड़ेगा, एंड एज लॉन्ग एज वॉट एवर इज हैपनिंग इन द डोमेस्टिक फ्रंट, इफ दैट इज ग्रोइंग, अगर लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, आपको शायद पता होगा इंडिया एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, अनलाइक चाइना जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। तो जब तक इंडियंस कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारे फैक्ट्री डोमेस्टिक डिमांड को केटर करने के लिए काम करते रहेंगे, इससे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए जो कंजम्पशन में कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, इसको गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। क्या रीजंस हैं, आपको क्या लगता है? मैं एक रीजन बता देता हूं कि आज इंडिया में प्राइवेट कंपनीज के वेल्थ तो बने हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का जो भी एक्स्ट्रा वेल्थ बन रहा है वो बहुत कंसेंट्रेटेड है, एक जूनियर एम्प्लॉय को पैसा नहीं जा रहा है। सिमिलरली जो एम्प्लॉयज हैं उनका हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी का, दैट इज नॉट एज कंपेयर टू जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय का 5% से आप इंक्रीमेंट हाइक करते हैं, बट इन्फ्लेशन 4% का है, तो उसका रियल इंक्रीमेंट केवल 1% का होगा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो जनता के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो नहीं बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग स्ट्रेस ऑन द कंजम्पशन गुड। तो इसीलिए जब एक्सटर्नल सेक्टर में प्रॉब्लम है, दैट इंडिया नीड्स टू प्ले इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी का कार्ड वेरी वेल। आपके क्या सजेशंस है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।